दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेजी केमिकल्स लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स ये आईपीओ आपको 5 मार्च को खुलता हुआ नजर आएगा। 5 मार्च को खुलने वाले इस आईपीओ में जो कंपनी है जेजी केमिकल्स लिमिटेड, इसकी कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी किस प्रकार के बिजनेस मॉडल में रन कर रही है। फ्रेंड्स इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का कंपनी क्या करने वाली है और क्या करना चाहिए आपको, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को छोड़ देना चाहिए। ये बात और है कि फ्रेंड्स ये राय जो मेरी होगी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जीजे केमिकल कंपनी की स्थापना हुई थी 1975 में, और ये कंपनी है जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर। जिंक ऑक्साइड जो कि एक कमोडिटी कंपनी हो गई। सीधी सी बात है कि आप क्या बनाते हैं, एक आप कमोडिटी बनाते हैं। और एक चीज जान रखिएगा कि कोई भी चीज अगर कोई भी कंपनी अगर होगी कमोडिटी बनाएगी तो उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो इस तरह से चलेगी, तो कभी तेजी और कभी मंदी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो दूसरी चीज कि ये कंपनी हो गई आपकी B2B, यानी कि एक नाम में ही आपको क्लियर है कि केमिकल कंपनी है, तो केमिकल कंपनी देखिए कोई कंज्यूमर को तो बेचने वाली नहीं, तो यहां पर इनके जो कस्टमर होगी वो भी कंपनियां ही होंगी। तो किस तरह के यूज हो रहे हैं, सिरेमिक्स में यूज हो रहा है प्रोडक्ट, पेंट और कोटिंग में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज में यूज हो रहा है, एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है, स्पेशलिटी केमिकल्स की तरह बहुत सारी कंपनियां जैसे अवेलेबल है मार्केट में वहां यूज हो रहा है, ल्यूब्रिकेंट्स में, ऑयल एंड गैस और एनिमल फीड्स में इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक है जंगलपुर और बेलूर में, 2 है मतलब जंगलपुर और बेलूर में, ये दोनों ही जो है वो कोलकाता में है वेस्ट बंगाल में, और दूसरा है नैंदुपेटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और नैंदुपेटा में जो लार्जेस्ट फैसिलिटी इनकी है नैंदुपेटा वाली, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मटेरियल सब्सिडियरी, इनकी जो सब्सिडियरी है वो इसको चलाती है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो ISO 1545001 2018 और 14000 2015 सर्टिफाइड है, और साथ ही साथ 9001 2015 सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। कंपनी ने 200 लोकल और 50 इंटरनेशनल कस्टमर अब तक बनाए हुए हैं। 10 देशों में कंपनी का कारोबार भारत के अलावा फैला हुआ है। दिसंबर 31 2023 तक कंपनी के पास जो कर्मचारी परमानेंट एम्प्लॉई हैं 112 है, और 100 वर्कर्स और अप्रेंटिस उसमें और भी काम कर रहे हैं। देखिए इस कंपनी का जो मेजर यूएसपी आपको मैं बताना चाहता हूं, यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसके ऊपर की कंपनी का रेवेन्यू टिका हुआ है फ्रेंड्स। तो आइए देखिए इस कंपनी में टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री पर कंपनी जो है वो काफी फोकस है, और उसमें इस कंपनी का जो कच्चा माल है वो जाता है। तो टायर इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ रबर कंजम्पशन, ये केयर का रिपोर्ट है। उसके बाद एंड द कंपनीज इन द टायर इंडस्ट्री आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ JGCL प्रोडक्ट। JGCL मतलब कि ये जो कंपनी है जेजी केमिकल, उनका प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा, इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट टायर इंडस्ट्री यूज कर रही है, अलॉन्ग विथ बीइंग सप्लायर्स ऑफ 9 आउट ऑफ 10 ग्लोबल टायर मैन्युफैक्चरर। देखिए दुनिया भर की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें से 9 में से 10 में से 9 कंपनी यानी कि इन्हीं से प्रोडक्ट ले रही है। ऑल ऑफ द टॉप 11 टायर मैन्युफैक्चरर, भारत की जितने भी 11 कंपनियां हैं वो इन्हीं से प्रोडक्ट ले रही है। तो इट ऑल्सो सप्लाइज टू द लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरर, फुटवियर प्लेयर, कॉस्मेटिक प्लेयर इन इंडिया। ये जो केयर की रिपोर्ट है उसके अनुसार यहां पे ये दावा किया जा रहा है। इट्स मटेरियल सब्सिडियरी, इसकी जो सब्सिडियरी है इसका नाम है BDJ ऑक्साइड्स, इज द ओनली जिंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया टू हैव एन IATF सर्टिफिकेशन which is preferred by tire manufacturers supplying to original equipment manufacturers। मतलब IATF यानी कहने का मतलब है, देखिए जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर और लोग भी है, लेकिन इस कंपनी का दावा है कि IATF के द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त यही एकमात्र कंपनी है, जिसके कारण टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यही देखकर ही इनके प्रोडक्ट लेती हैं। अब फ्रेंड्स इस कंपनी का और पॉजिटिव चीज यहां पे देख लेते हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंक ऑक्साइड इट इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर मोस्ट ऑफ एंड यूज इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्रीज, जैसा कि मैंने अभी तुरंत ऊपर डिस्कस किया था आपसे कि एग्रोकेमिकल से लेकर के स्पेशलिटी केमिकल में इनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो इस कंपनी का कहना है कि इट इज अ प्री रिक्विजाइट इन मोस्ट ऑफ एंड यूज इंडस्ट्रीज फॉर इट्स प्रोडक्ट्स टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बाय कस्टमर्स। कस्टमर जिस तरह से प्रोडक्ट को बोलता है उसी हिसाब से इन्हें प्रोडक्ट भी बनाना होता है, विच यूजुअली एक्ट्स एज अ सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर, जो कि एक एंट्री बैरियर इस सेक्टर का हो जाता है। फर्दर हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ
केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इनोवेटिंग एंड टेलरिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमाइज नीड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर के अनुसार जो प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है केमिस्ट्री के हिसाब से, जो कि इस कंपनी के पास एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज के कारण ही संभव होता है। और ये एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें कि एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है। और क्योंकि मार्केट छोटा है तो बड़ी कंपनियां यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होती है। मार्केट छोटा इन द सेंस कि देखिए, अब मान लीजिए कि 100 करोड़ के चॉकलेट का बाजार है, 100 करोड़ के चॉकलेट का बाजार है, तो 100 करोड़ के चॉकलेट के बाजार के लिए कोई बड़ी कंपनी तो आएगी नहीं। अब शुगर फ्री एक समय था, छोटा मार्केट था, उसमें कहाँ कोई आया, वही कंपनी है जेडिस कैडिला जो है कि वो बेचती रह गई। तो यहाँ अगर छोटा कारोबार है और एक एक्सपर्टाइज चाहिए तो यही कंपनी अपना इसमें काम करती रहेगी। फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लेते हैं। साल 2021 से यहां पर शुरुआत हो रही है। एसेट्स देखिए 209 करोड़, उसके बाद 2022 में 264 करोड़, 2023 में 297 करोड़ और 2023 31 दिसंबर यानी कि ये 9 मंथ का यहां पर है तो 271 करोड़ रुपए। तो एसेट्स के लगातार जो है आपको वृद्धि दिख रही थी और 9 महीने में इधर एसेट्स आपको कम नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करिए, 440 करोड़ का रेवेन्यू 623 करोड़ हुआ। उसके बाद 2023 में ये 794 करोड़ हुआ। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया। 3 साल में करीब करीब डबल होते होते बच गया। लेकिन 9 महीने की बात करें तो 491, 31 दिसंबर 2023 ये आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। 9 महीने में केवल 491 करोड़। इसके लिए कंपनी ने ये कहा है कि इनका जो जिंक का प्रोडक्ट है, ये जो जिंक बायोक्साइड प्रोडक्ट है, जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस हो गई डाउन। इसकी वजह से, और ये डाउन इसलिए हुई क्योंकि एज आई सेड कि ये साइक्लिकल प्रोडक्ट होता है, इसलिए कंपनी ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में इस समय साइकिल इसकी जो है डाउन साइड में है, प्राइस के कारण यहाँ पे इसको ये आपकी रेवेन्यू घटते हुए नजर आ रही है। अब आप इसी तरह से प्राइस देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 28 करोड़, 43 करोड़ और 56 करोड़। तो 28 वाला जो है यहाँ पे कंपनी ने डबल कर दिया। सेल्स तो पूरी तरह से डबल नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने पैट को डबल कर दिया, खर्चों को कंपनी ने कंट्रोल किया। लेकिन 18 करोड़ 51 लाख के प्रॉफिट पर 9 महीने में कंपनी सिमट गई है। नेट वर्थ 217 करोड़, रिजर्व कंपनी के पास 193 करोड़ रुपए हैं, जो पिछले 3 साल पहले रिजर्व कंपनी के पास थे 160 करोड़। आरओई की बात करें फ्रेंड्स तो 8% है, आरओसी ही 11% है, डेट इक्विटी रेशियो 0.11 है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 8.16 और प्राइस टू बुक 3.51। कंपनी ने कुछ कॉम्पिटिटर्स से अपनी तुलना की है। राजरत्न ग्लोबल वायर एक चर्चित कंपनी है, 19 का इसका ईपीएस है फ्रेंड्स और 33 का प्राइस टू मल्टीपल रेशियो। नोसिल लिमिटेड 8.95 का इसका आपका ईपीएस है और पीई मल्टीपल मार्केट इसको 90 का दे रहा है। येशो इंडस्ट्रीज जो कि काफी चर्चित कंपनी है, 59 का ईपीएस है फ्रेंड्स और इसको मार्केट 30 का पीई दे रही है। अभी हम देखते हैं इस कंपनी को क्या वैल्यूएशन दी गई है। अब आप इसके कुछ और डिटेल फाइनेंशियल्स को देखिए। 14 रुपए का इसका एवरेज ईपीएस है लास्ट 3 साल का। लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन नेट वर्थ 26.38% है, जो कि काफी ठीक ठाक है। पैट मार्जिन की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये है 6.62%, 2020-21, 21-22 में 7.4%, 22-23 में 7.2% और 23-24 में आपको ये H1 नहीं है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 9 मंथ का तो 3.81%। बुक वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स तो 3.22 है और एनएवी दिसंबर 31, 2023 में ये 68.68 और आईपीओ के बाद ये हो जाएगा 2.26 और 97 का यहाँ एनएवी हो जाएगा। फ्रेंड्स पीई की बात करें तो 24 FY24 में ये 35 होगा और FY23 में ये 15। अब फ्रेंड्स इस आईपीओ से जुड़े हुए कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त करिए। 5 मार्च को ये आईपीओ खुलेगा और 7 मार्च को बंद होगा। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 210 से 221 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज 67 शेयरों की। टोटल इशू साइज है 251 करोड़ 19 लाख का। 165 करोड़ इसमें से ऑफर फॉर 165 करोड़ फ्रेंड्स इसमें से फ्रेश इशू है और 86 करोड़ 19 लाख इसमें ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर इसमें से बेच के निकलेंगे और उनको ये पैसा मिलेगा। ये वाला पैसा 165 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और 86 करोड़ प्रमोटर्स के पास जाएगा। फ्रेंड्स जो पैसा कंपनी के पास जाएगा उसका क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडियरी में बीडीजे ऑक्साइड में इसका जो है इन्वेस्टमेंट होगा। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी ये कंपनी बोरोइंग का
और इसके अलावा फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन्हें करना है, R&D फैसिलिटी इनको बनानी है आंध्र प्रदेश में, और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी पूरा करेंगे इसके अलावा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, QIB कैटेगरी के लिए ये इशू जो है 50% के लिए रिजर्व किया गया है, रिटेल के लिए यहाँ पर 35% किया गया है और NII HNI में 15% रिजर्वेशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 मार्च को फाइनल होगा, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 12 मार्च को क्रेडिट करेंगे आपके डीमैट अकाउंट में, अगर मिल जाता है तो 12 मार्च को, लिस्टिंग होगी इस शेयर की 13 मार्च को। एक लॉट के लिए मिनिमम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा 67 शेयरों के लिए 14,807 रुपए का अमाउंट लगाना होगा। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 871 शेयरों के लिए 1,92,491 रुपए लगाने होंगे। SHNI मिनिमम 14 लॉट के लिए लगाएंगे 938 शेयरों के लिए 2,07,298। SHNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए लगाएंगे 4,489 शेयरों के लिए 9,92,069 रुपए, और BHNI मिनिमम 68 शेयरों के लिए 4,456 शेयरों के लिए 10,06,876 रुपए। 3 मार्च को इसका जो GMP है फ्रेंड्स वो है 221 रुपए के हाई प्राइस वेंटेज 50 रुपए, यानी कि 271 रुपए पर ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग इसकी होगी, करीब करीब 22% के आसपास। तो फ्रेंड्स, कंपनी के सेक्टर के बारे में अगर कहा जाए तो कंपनी जो है वो लिस्ट होगी केमिकल सेक्टर के अंदर। तो केमिकल सेक्टर में कंपनी की स्पेशलिटी है और कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो है आपको टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बेच रही है, जिसमें कि कंपनी की एक ग्लोबल और साथ ही साथ इंडियन मार्केट, दोनों ही मार्केट में एक अच्छी पोजीशन है। ये रही एक पॉजिटिव चीज फ्रेंड्स इस कंपनी को लेकर के। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है वो एक कमोडिटी बेच रही है और कमोडिटी मार्केट में साइकिल होता है अप एंड डाउन का, और कंपनी ने स्वयं कहा है कि अभी इस मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो ग्लोबली डाउन है, जिसके कारण कि आप देख सकते हैं कि 9 मंथ में कंपनी का सेल्स काफी इंपैक्ट हुआ है। फ्रेंड्स, कंपनी का दावा है कि यहां से इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होगा, लेकिन कब रिवर्स होगा ये तो देखिए मार्केट पे डिपेंड करता है, और आप देख ही सकते हैं कि विश्व के बाजार में इस समय मंदी का माहौल चल रहा है, इसलिए ट्रेंड रिवर्सल कब होगा ये कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, कुछ पॉजिटिव भी हैं तो कुछ यहां पर नेगेटिव भी हैं, तो दोनों ही चीजें आपको मैंने यहां पर बताए। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, क्या आपको लिस्टिंग गेन होगा? लिस्टिंग गेन में आप देखिए यहाँ पर जो GMP का जो ट्रेंड है फिलहाल यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो नज़र नहीं आ रहा है। 5 मार्च को IPO खुलने वाला है। 5 मार्च के बाद 6 तारीख तक, यानी कि पहले और दूसरे दिन आपको IPO के डिमांड ग्राफ पर जरूर नजर रखनी है, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन हो पाएगी कि लिस्टिंग गेन आपको छोटा होगा या बड़ा। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर केमिकल सेक्टर में काफी ज्यादा यहाँ पे वोलाटिलिटी है। केमिकल सेक्टर की अच्छी से अच्छी कंपनियां इस समय दबाव में चल रही हैं, क्योंकि कंपनियां जो भी हैं वो कमोडिटी बेच रही हैं और इस समय ग्लोबल बाजार काफी दबाव में है और वहीं पर इन कंपनियों का ज्यादा सेल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल यहां पर रेवेन्यू इन कंपनियों का, सभी कंपनियों का दबाव में होगा, और यहां पर अभी आपको फिलहाल लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए इन कंपनियों में, खास करके केमिकल कंपनियों में पैसा लगाने से बचना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है फ्रेंड्स। बाकी अभी आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स, उसके आधार पर ही लीजिएगा। ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।